नमस्ते दोस्तों। ग्रैड कोच टीवी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम अकादमिक दुनिया के रहस्यों को आसान बनाते हैं और आपको बताते हैं कि स्मार्ट तरीके से अच्छे अंक कैसे पाएं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जाता है, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स या पीएचडी डिसर्टेशन के लिए। हम जानेंगे कि एक मजबूत रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार किया जाए। यह वीडियो हमारे फ्री डिसर्टेशन ईबुक के एक चैप्टर पर आधारित है, जिसे आप ग्रैड कोच वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे उसका लिंक भी शामिल कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। अब रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखें, इसमें जाने से पहले ज़रूरी है कि हम एक कदम पीछे लें और सबसे बड़ा सवाल पूछें, क्यों? दूसरे शब्दों में कहें तो रिसर्च प्रपोजल का उद्देश्य क्या है, इसकी भूमिका क्या है। अगर आप यह क्यों समझ लेते हैं तो कैसे और क्या सब कुछ बहुत ज़्यादा स्पष्ट और आसान हो जाता है। तो रिसर्च प्रपोजल की भूमिका क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो इसका मकसद बहुत स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से यह बताना है कि आपकी रिसर्च किस बारे में है, और पाठक को, चाहे वह कोई भी हो, इस बात के लिए मनाना है कि उन्हें आपकी रिसर्च को मंजूरी देनी चाहिए। अब यहाँ मनाना सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। अगर आपका प्रपोजल प्रभावशाली नहीं है तो आपके पास मंजूरी मिलने का कोई खास मौका नहीं है। तो आपको पाठक को किस बात के लिए मनाना है? जाहिर है मैं हर विश्वविद्यालय के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कुछ सामान्य बातें हैं जिनकी वे तलाश करते हैं। तो कम से कम 3 बातें हैं जिनके लिए आपको पाठक को मनाना ज़रूरी है। पहला, आपको उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि आपका रिसर्च फोकस स्पष्ट रूप से बताया गया है। दूसरे शब्दों में, क्या यह पूरी तरह से साफ साफ है कि आप किस चीज़ पर दोबारा शोध करने जा रहे हैं? आपके शोध प्रश्न क्या हैं? आपका फोकस कहाँ रहेगा? आप किन बातों को कवर करेंगे, आप किन बातों को कवर नहीं करेंगे? तो आपको यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। दूसरी बात, आपको उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि आपका शोध अच्छी तरह से उचित है। दूसरे शब्दों में, क्या आप शोध में कोई खाली जगह भर रही हैं या फिर वही कर रही हैं जो बाकी सबने किया है? क्या आपके शोध के पास मौलिकता के लिहाज से स्पष्ट औचित्य है, यानी यह कुछ नया है या कम से कम यह किसी नए संदर्भ में है? और क्या यह महत्वपूर्ण है? क्या यह ऐसी कोई चीज़ है जिसे जानना वाकई ज़रूरी है? अगर आपके शोध प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, तो क्या वे ज्ञान के क्षेत्र में या जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसमें कोई मूल्य जोड़ेंगे? तो यह एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तीसरी बात जो आपको उन्हें समझानी है वह यह है कि आपका शोध किया जा सकता है। अब मेरा मतलब किया जा सकता है से यह है कि आप इस शोध को अपनी सीमाओं के भीतर पूरा कर सकते हैं। सीमाएं जैसे समय, सीमाएं जैसे पैसे, सीमाएं जैसे आपके अपने शोध कौशल। तो आपको उन्हें यह दिखाना होगा कि न केवल यह शोध करने लायक है, बल्कि आप ही इस काम के लिए सही व्यक्ति हैं, और यह निश्चित रूप से तय समय सीमा के भीतर किया जा सकता है। यहाँ तक कि सबसे बेहतरीन शोध विचार भी तब तक मंजूर नहीं होंगे जब तक वे आपके संदर्भ में संभव और व्यावहारिक न हो। तो यह सुनिश्चित करें कि आप इस पहलू पर भी उन्हें पूरी तरह से मना लें। अगर आप पाठक को कम से कम इन 3 मानदंडों पर आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके स्वीकृत होने की संभावना वाकई बहुत कम है। इसलिए इन 3 बातों पर ज़रूर ध्यान दें। अगर आप इन सवालों या 3 बिंदुओं पर जवाब नहीं दे सकते, तो आपको शायद वापस जाकर थोड़ा और सोचना चाहिए कि आप असल में क्या करने जा रहे हैं, क्या वह करना संभव है और क्या वह करने लायक है, इससे पहले कि आप शोध प्रस्ताव लिखना शुरू करें। वरना आप बस अपना समय बर्बाद करेंगे। तो यह सुनिश्चित करें कि आप इन तीनों पहलुओं को कवर करें। अब जब हमने क्यों कवर कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने शोध प्रबंध या थीसिस के लिए मजबूत शोध प्रस्ताव कैसे लिखें? तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शोध प्रबंध या थीसिस का प्रस्ताव कैसे लिखें।
इसके आवश्यक घटकों को देखकर, यानी एक मजबूत प्रस्ताव के ज़रूरी तत्वों को समझकर। अब यह ध्यान देना ज़रूरी है कि अलग-अलग स्कूलों में इसमें कुछ अंतर हो सकते हैं और कुछ स्कूलों को शायद इसमें थोड़ा अतिरिक्त भी चाहिए होता है। कुछ स्कूलों को शायद इससे थोड़ा कम भी चाहिए हो, जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक वाकई मजबूत शोध प्रस्ताव के लिए ज़रूरी तत्वों को कवर करूँ। तो यह सुनिश्चित करें कि आप इस वीडियो में जो भी बताया गया है उसे अपनाते समय अपने विश्वविद्यालय द्वारा दी गई किसी भी ब्रीफ, वर्कशॉप नोट्स या अन्य निर्देशों को भी ज़रूर देखें, ताकि आपको पूरी तरह से पता हो कि वे शोध प्रस्ताव में आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं। ठीक है, तो अब इस बारे में काफ़ी बात हो गई। आइए अब एक मजबूत शोध प्रस्ताव के ज़रूरी तत्वों पर नज़र डालते हैं। पहला तत्व है एक अस्थायी शीर्षक या कार्य शीर्षक। यहाँ अस्थायी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वह चीज़ है जो बदल सकती है और शायद बदलेगी भी जब आप अपनी थीसिस, शोध प्रबंध या रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो इस समय परफेक्ट शोध शीर्षक सोचने में ज़्यादा उलझिए मत, लेकिन फिर भी इस पर थोड़ा विचार ज़रूर करें। तो एक अच्छा शोध शीर्षक कैसा होना चाहिए? एक अच्छा शोध शीर्षक यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि आप किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, और वह भी जितना संक्षिप्त हो सके। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक उदाहरण है, रोबोएडवाइजेस में उपभोक्ता विश्वास के कारकों पर एक मात्रात्मक अध्ययन, एक ब्रिटिश संदर्भ। अब इस शीर्षक में 15 शब्दों के भीतर ही कुछ बातें साफ साफ बताई गई हैं। सबसे पहली बात जो यह शीर्षक बताता है वह है उपभोक्ता विश्वास का व्यापक विषय। तो हमें पहले से ही यह अंदाज़ा हो जाता है कि यह विषय या यह शोध प्रबंध मुख्य रूप से उपभोक्ता विश्वास के बारे में है। यह उस श्रेणी में आता है। अगली बात जो यह शीर्षक बताता है वह है मुख्य विषय, यानी यह उपभोक्ता विश्वास के कारकों को ऑनलाइन रोबो-एडवाइजर्स के संदर्भ में केंद्रित करता है। तो अब हम इसे एक विशेष उद्योग तक सीमित कर रहे हैं। यह संदर्भ भी निर्धारित करता है। तो इस शीर्षक से यह बहुत स्पष्ट है कि यह ब्रिटिश संदर्भ यानी यूके के भीतर है। और एक और बात जो यह स्पष्ट करता है वह यह है कि यह ऑनलाइन है। रोबो एडवाइज़र ऑनलाइन उत्पाद हैं, और इसलिए हमें पहले से ही पता है कि अब हम ब्रिटिश संदर्भ और एक ऑनलाइन वातावरण की बात कर रहे हैं, जो स्वाभाविक रूप से ऑफलाइन वातावरण से काफ़ी अलग है। और आखिरी बात जो यह बताता है वह है कार्यप्रणाली, या कम से कम यह शोध डिज़ाइन का संकेत देता है, और वह है मात्रात्मक। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसा अध्ययन होने वाला है जो संख्याओं पर आधारित है, जो सांख्यिकी, किसी न किसी प्रकार के सांख्यिकीय विश्लेषण पर निर्भर करता है। तो यह एक शोध शीर्षक का अच्छा उदाहरण है जो लगभग 15 शब्दों में काफ़ी कुछ स्पष्ट कर देता है। अब यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि आपकी यूनिवर्सिटी के पास शीर्षक की लंबाई को लेकर कुछ सीमाएं हो सकती हैं। उनकी परंपरा भी हो सकती है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप जांच लें, नोट्स देखें, वर्कशॉप नोट्स, स्टडी गाइड देखें। सुनिश्चित करें कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की किसी विशेष आवश्यकता को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वर्किंग टाइटल ज़्यादा उलझे नहीं, क्योंकि यह सिर्फ अस्थायी रूप से लिखने के लिए होता है। बिल्कुल, जो भी आपके रिसर्च प्रपोजल को मंजूरी देगा वह सिर्फ वर्किंग टाइटल देखकर ही कोई फैसला नहीं करेगा। तो इसमें ज़्यादा अटके नहीं, लेकिन आप इस उदाहरण को एक अच्छे तरीके के रूप में ले सकते हैं, एक अच्छे टाइटल के लिए नामकरण की तरह। ठीक है, चलिए अब एक मजबूत डिसर्टेशन या थीसिस प्रपोजल के अगले घटक पर चलते हैं। एक मजबूत रिसर्च प्रपोजल का दूसरा घटक है परिचय और शोध समस्या। अब ये अध्यायों या सिर्फ सेक्शनों के रूप में हो सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस फॉर्मेट को पसंद करती है।
लेकिन आपको दोनों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो आप इस सेक्शन को लिखने की प्रक्रिया कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वह यह है कि आपको विषय और संदर्भ का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है जिस पर आप ध्यान केंद्रित कर रही हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पाठक को व्यापक विषय से परिचित कराएं। उदाहरण के लिए उपभोक्ता विश्वास, जैसा कि मैंने आपको पिछले उदाहरण में बताया था। आप विषय का एक व्यापक अवलोकन देंगे, मुख्य शब्दावली का परिचय कराएंगे, किसी भी जार्गन का परिचय देंगे और वह सब कुछ बताएंगे जो पाठक को पूरे विषय की बड़ी तस्वीर समझने के लिए ज़रूरी है, जिस पर आप ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। एक बार जब आप यह कर लें, तो आपको इसे अपने विशिष्ट फोकस तक सीमित करना होगा। दूसरे शब्दों में, आप ठीक ठीक किस चीज़ पर शोध करने जा रहे हैं? आप अपनी थीसिस या शोध प्रबंध में किस विषय को गहराई से समझने वाले हैं? यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ क्या पर ही अटक न जाए, बल्कि क्यों पर भी ध्यान दें। असल में क्यों शायद और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में, आपकी थीसिस या शोध प्रबंध का विषय किस तरह से उचित ठहराया गया है। शोध में वह कौन सी कमी है जिसे आप पूरा करने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप यह तर्क दे सकते हैं कि विषय X पर पहले से बहुत सारा शोध मौजूद है, लेकिन यह विषय आपके विशेष देश या आपके विशेष उद्योग में कवर नहीं किया गया है। और आपके विशेष देश या आपके 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 विशेष उद्योग में ऐसा कारण हो सकता है कि मौजूदा शोध वहां लागू नहीं होता। यह सांस्कृतिक पहलुओं के कारण हो सकता है, यह नियामक पहलुओं के कारण भी हो सकता है। लेकिन अगर आप यह तर्क देने जा रहे हैं कि वह पहले से बहुत सारा शोध मौजूद है, लेकिन वह ज़रूरी नहीं कि उद्योग X या देश X में लागू हो, तो यह सुनिश्चित करें कि आप इसका कारण सही तरीके से स्पष्ट करें। एक और दृष्टिकोण यह हो सकता है कि विषय X पर पहले से बहुत सारा शोध हो चुका है और वह काफ़ी समय पहले किया गया था और अब संदर्भ में काफ़ी बड़ा बदलाव आ चुका है। तो हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लगातार बदलाव हो रहा है, जिसमें से बहुत कुछ तकनीक द्वारा संचालित है और इसका आपके देखे जा रहे विषय पर भी असर पड़ सकता है। आप कह सकते हैं, समय बदल गया है, इसलिए हमें इस विषय पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। हमें वहाँ के शोध की प्रासंगिकता को फिर से परखना चाहिए, क्योंकि अब कुछ नए कारक हैं जो चीज़ों को एक नई स्थिति में डाल सकते हैं। एक और तर्क जो आप दे सकते हैं वह यह है कि मौजूदा शोध में कार्यप्रणाली संबंधी सीमाएं हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपको शोध डिज़ाइन की अच्छी समझ हो, तो इस बिंदु पर सावधानी बरतें। लेकिन आप यह तर्क दे सकते हैं कि मौजूदा शोध सैंपलिंग के लिहाज से कमज़ोर है। आप यह भी कह सकते हैं कि इसमें अपनाए गए दृष्टिकोण गुणात्मक या मात्रात्मक की दृष्टि से या किसी और तरह से कोई कमी है। तो एक बार फिर आप यह उचित ठहराएंगे कि आपका शोध ज़रूरी है, कि इसे करना इसलिए सार्थक है क्योंकि मौजूदा शोध में किसी तरह की कार्यप्रणाली संबंधी कमी है। आप जिस भी दिशा में जाएं, और मैं यहाँ सिर्फ कुछ ही तर्क प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन आप जिस भी तर्क को चुनें, यह सुनिश्चित करें कि आप दोनों बातों पर ध्यान दें। क्या, यानी आप किस विषय पर शोध करने जा रहे हैं और क्यों। यह शोध किया जाना क्यों ज़रूरी है। ऐसा क्यों है कि यह पहले कभी नहीं किया गया। दूसरे शब्दों में, आप किस तरह मौलिकता लाने वाले हैं। तो सुनिश्चित करें कि आप इस परिचय और शोध समस्या वाले हिस्से में क्या और क्यों दोनों को कवर करें। एक बार जब आपने उस विषय को संकीर्ण कर लिया और उसे अपनी भूमिका में शामिल कर लिया, तो अगला तार्किक कदम जो आपको वहां शामिल करना चाहिए वह है आपके शोध के उद्देश्य और आपका शोध प्रश्न। चलिए देखते हैं इसका एक उदाहरण कैसा दिख सकता है। उपभोक्ता विश्वास कंज्यूमर ट्रस्ट के पिछले उदाहरण को लेते हुए शोध के उद्देश्य ऐसे दिखेंगे।
आपका शोध उद्देश्य यह हो सकता है कि यूके के उपभोक्ताओं के रोबो एडवाइजर्स पर विश्वास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की पहचान करना और यह देखना कि ये कारक विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों के बीच कैसे भिन्न होते हैं। आपके शोध के उद्देश्य स्पष्ट करती है। आपके शोध प्रश्न उसी बात को दोहराएंगे। तो आपके पास दो शोध प्रश्न हो सकते हैं। पहला, यूके में रोबो एडवाइजर्स पर उपभोक्ता विश्वास के मुख्य पूर्ववर्ती या मुख्य प्रेरक तत्व कौन से हैं? और आपका दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि यह विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों के बीच कैसे भिन्न होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि शोध के उद्देश्यों और शोध प्रश्नों के बीच बहुत गहरा संबंध है। मूल रूप से वे एक ही बात को अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। इस परिचय अनुभाग में आपको जो अंतिम चीज कवर करनी है वह है दायरा। और दायरा मूल रूप से एक सीमा बनाना है, एक घेरा खींचना है। मैं यही कवर करूंगा, यह मैं कवर नहीं करूंगा। स्पष्ट है कि कोई भी विषय जिसे आप देखते हैं वह एक खरगोश का बिल जैसा है। आप लगातार आगे बढ़, आप ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से जोड़, जल्दी आपका शोध अस्थिर और बिखरा हुआ हो। तो यहाँ दायरे का हिस्सा आपके लिए यह कहने का एक मौका है कि मुझे पता है कि ये कड़ियाँ मौजूद हैं, कि यह इससे जुड़ता है, वह उससे जुड़ता है, लेकिन यह शोध सिर्फ इसी हिस्से पर केंद्रित रहेगा और यही वजह है कि यह इसी हिस्से पर ध्यान देगा। और सीधी सी बात है, इसका औचित्य यह है कि आपको किसी शोध प्रबंध या थीसिस में गहराई में जाना होता है। आपको अपने फोकस को सीमित करना होगा और आपको एक चीज को बहुत अच्छे से करना होगा। दुनिया की सारी समस्याएं हल करने की जरूरत महसूस न करें। ऐसा न सोचें कि आपको अपनी पूरी जिंदगी का काम यही करना है। यह एक शोध प्रबंध या थीसिस है और इसमें गहराई में जाना, सीमित दायरे में जाना ही सबसे जरूरी है। इसलिए सीमाएं तय करने से डरे नहीं, फोकस से बाहर की चीज़ों को हटाने से डरे नहीं, क्योंकि यह पूरी तरह स्वीकार्य है और वास्तव में यही अपेक्षित भी है। ठीक है, चलिए अगले घटक की ओर बढ़ते हैं। एक सफल शोध प्रबंध या थीसिस प्रस्ताव का तीसरा आवश्यक घटक है साहित्य समीक्षा। अब जब आपने अपने परिचय अध्याय या परिचय अनुभाग में यह स्पष्ट कर दिया है कि आप अपने शोध में किस पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, तो साहित्य समीक्षा आपके लिए मौजूदा सभी शोधों का विश्लेषण करने और अपने शोध उद्देश्यों से संबंधित सभी उपलब्ध शोध का एक समग्र सार प्रस्तुत करने का अवसर है। तो यहाँ आप जो कर रहे हैं वह है एक स्पष्ट कथा प्रस्तुत करना, एक स्पष्ट चर्चा करना कि मौजूदा शोध आपके शोध उद्देश्यों और लक्ष्यों के संदर्भ में क्या कहता है। अब मैं यहाँ साहित्य समीक्षा कैसे तैयार करें, इस पर विस्तार से नहीं जाऊँगा। हमने इस पर एक अलग वीडियो बनाया है और मैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे शामिल कर दूंगा। लेकिन मैं जल्दी से यह बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों करना ज़रूरी है। अगर आप यह समझ लें कि ऐसा क्यों करना है, तो साहित्य समीक्षा तैयार करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? साहित्य समीक्षा के तीन अहम कार्य क्या हैं? साहित्य समीक्षा के तीन महत्वपूर्ण कार्य। तो पहली बात जो आपको अपनी साहित्य समीक्षा में दिखानी चाहिए वह यह है कि आप मौजूदा शोध की स्थिति से अच्छी तरह परिचित हैं और आप उसे समझते हैं। आप अकादमिक दुनिया में बिना यह समझे कि पहले क्या किया जा चुका है किसी भी तरह का शोध नहीं कर सकते। इसलिए साहित्य समीक्षा का पहला उद्देश्य यह दिखाना है कि आपने पढ़ाई की है, आपने पूरी तैयारी की है और आपको ठीक ठीक पता है कि अब तक क्या क्या हुआ है, किसने क्या कहा है और यह सब एक दूसरे से कैसे जुड़ता है। तो यह बहुत बहुत ज़रूरी है। साहित्य समीक्षा का दूसरा उद्देश्य उस खाली जगह को दिखाना है। जैसा कि मैंने आपके परिचय में बताया था कि आप अपनी रिसर्च में किस गैप के बारे में बात करेंगे, आप यहाँ उसी बात को आगे बढ़ाएंगे या शायद उसे थोड़ा दोहराएंगे और दिखाएंगे कि जो शोध आप करने जा रहे हैं उसकी वास्तव में ज़रूरत क्यों है।
तो यह आपके शोध के औचित्य को साबित करने में भी मदद करता है। आपको यह दिखाना होगा कि आपने पढ़ाई की है और आपने उस खाली जगह को ढूंढा है। आपने वह कमी या कई कमियों में से एक को खोजा है जो मौजूदा शोध में है। साहित्य समीक्षा का तीसरा उद्देश्य किसी भी तरह के कार्यविधि संबंधी निर्णय लेने में मार्गदर्शन करना है। तो जब बात आपके शोध डिजाइन की आती है, चाहे आप गुणात्मक करें या मात्रात्मक, यह निर्णय कम से कम आंशिक रूप से मौजूदा शोध से प्रभावित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, लोगों ने पहले क्या किया है, अन्य शोधकर्ताओं ने, अन्य लेखकों ने इस विषय को कैसे अपनाया है। आप उस पर आगे काम कर सकते हैं या आप कह सकते हैं यही तो समस्या है। लेकिन चाहे जो भी हो, आपको अपने क्षेत्र के पिछले शोधकर्ताओं के कार्यविधि दृष्टिकोणों पर ध्यान देना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है। साथ ही आप मौजूदा शोध से भी कुछ उधार ले सकते हैं। अक्सर खासकर मात्रात्मक अध्ययनों में वे अपने प्रश्न सेट प्रकाशित करते हैं, वे अपने स्केल्स वगैरह प्रकाशित करते हैं और इनमें पहले से ही काफ़ी काम हो चुका होता है जिसे आप बिना खुद का नया डिज़ाइन किए इस्तेमाल कर सकते हैं। या बेशक आप उन पर आगे भी काम कर सकते हैं। इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि एक अच्छे साहित्य समीक्षा के ये 3 घटक या कम से कम ये 3 उद्देश्य क्या हैं, क्योंकि ये सुनिश्चित करेंगे कि आप कुछ ऐसा लिखें जो सभी आवश्यकताओं को छूटा हो। जब आप यह साहित्य समीक्षा अनुभाग लिख रहे हों, तो एक बात का खास ध्यान रखें कि आप केवल वर्णनात्मक लेखन के जाल में न फंस जाएं। दूसरे शब्दों में कहें तो केवल यह लिखना बहुत आसान है कि अब तक सभी ने क्या कहा है, यानी एक तरह से साहित्य समीक्षा को बस एक इतिहास बना देना। लेकिन यही एक अच्छी साहित्य समीक्षा का मकसद नहीं है। एक अच्छी साहित्य समीक्षा का उद्देश्य यह है कि आप सभी ने जो कहा है उसे अपने शोध प्रश्नों के संदर्भ में एक साथ जोड़कर प्रस्तुत करें। तो अगर आपके शोध प्रश्न हैं, जैसे कि पिछले उदाहरण को लें, अगर आप उपभोक्ता विश्वास के कारकों या पूर्ववर्तियों की तलाश कर रहे हैं, तो साहित्य समीक्षा में आपको यह देखना चाहिए कि अब तक लोगों ने अपने शोध में कौन-कौन से कारक पाए हैं। कौन इनमें से किन-किन बातों पर सहमति है और किन बातों पर असहमति है, कहाँ-कहाँ पर विवाद या मतभेद है, समय के साथ यह कैसे विकसित हुआ है, यह किस तरह से प्रासंगिक या अप्रासंगिक हो सकता है, यह मेरे विशेष शोध के लिए शोध में किस तरह की कमी या गैप पैदा कर रहा है। तो आपको अब तक कही गई हर बात का एक समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहिए, न कि केवल उसका सीधा विवरण देना चाहिए। आपकी लेखनी विश्लेषणात्मक होनी चाहिए, केवल वर्णनात्मक नहीं। अब हमारे ग्रैड कोच ब्लॉग पर एक बेहतरीन पोस्ट है जिसमें विश्लेषणात्मक लेखन और वर्णनात्मक लेखन के बीच अच्छा अंतर बताया गया है, और यह जानने का एक शानदार तरीका है कि आपकी लेखन शैली किस ओर झुकी हुई है, यानी आप कहीं एक ही पक्ष पर तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं। तो एक बार फिर मैं इस वीडियो के नीचे उसका लिंक शामिल कर दूंगा, लेकिन चाहे आप उसे देखें या नहीं, वर्णनात्मक लेखन के जाल को हमेशा ध्यान में रखें। सिर्फ यह मत बताइए कि किसने क्या कहा। आपको यह दिखाना होगा कि यह मेरी साहित्य समीक्षा या कहें मेरे शोध प्रश्न से कैसे जुड़ा है। यह मेरे शोध प्रश्नों और उद्देश्य के संदर्भ में संभावित उत्तर कैसे हैं, या यह संभावित समस्या कैसे बन सकता है। तो हर चीज को वापस लाए, सब कुछ एक साथ जोड़े, उसका संश्लेषण करें और उसे अपने विशेष शोध से जोड़े। सिर्फ यह मत बताइए कि किसने क्या कहा। ठीक है, तो साहित्य समीक्षा वाला हिस्सा या घटक अब कवर हो गया है। आइए अब अगले जरूरी घटक पर नजर डालते हैं। एक विजी शोध प्रस्ताव या थीसिस प्रस्ताव की चौथी आवश्यक सामग्री है शोध डिजाइन, जिसे कभी कभी कार्यप्रणाली मेथडोलॉजी भी कहा जाता है। अब तक अपने शोध प्रस्ताव में
आपने क्या और क्यों को कवर कर लिया है, अर्थात आप ठीक ठीक किस पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं और वह क्यों महत्वपूर्ण है, वह क्यों मौलिक है। और अपनी साहित्य समीक्षा में आपने इसे और विस्तार से समझाया, यह देखने के लिए कि अन्य लोगों ने आपके क्या के बारे में क्या कहा है। लेकिन अब तक आपने जो नहीं बताया है वह है कैसे। दूसरे शब्दों में, आप इस शोध को किस तरह से आगे बढ़ाने वाले हैं। आप इसे किस तरह से लागू करेंगे ताकि अपने शोध प्रश्नों के उत्तर खोज सकें या कम से कम उन्हें खोजने की कोशिश कर सकें। और यही शोध डिज़ाइन या कार्यप्रणाली अध्याय का मुख्य उद्देश्य है, विस्तार से समझाना कि आप इसे किस तरह से आगे बढ़ाने वाले हैं और आपने इसे जिस तरीके से अपनाने का फैसला किया है उसके पीछे क्या कारण है। अब ठीक उसी तरह जैसे कार्यशील शीर्षक बदल सकता है, वैसे ही आपकी कार्यप्रणाली और विशिष्ट दृष्टिकोण भी बदल सकते हैं जब आप अपनी थीसिस में गहराई से उतरेंगे। हो सकता है कि आपको यह पता चले कि अगर आप मात्रात्मक दृष्टिकोण अपना रहे थे तो डेटा के परिणामों के आधार पर आपको थोड़ा अलग तरह का विश्लेषण करना पड़ सकता है, वगैरह वगैरह। इसलिए इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान न हो कि जो भी आप कागज़ पर लिख रहे हैं, आप उसी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। बेशक आप नहीं चाहेंगे कि आप पूरी तरह से अपना तरीका अचानक बदल दें। आप नहीं चाहेंगे कि आप, मान लीजिए, मात्रात्मक अध्ययन से गुणात्मक अध्ययन पर चले जाएं। हालांकि मैंने ऐसा होते हुए देखा है। आपको ऐसा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप यहाँ लिखते हैं कि आप विश्लेषण x, y और z तीन सांख्यिकीय विश्लेषण करेंगे, तो अगर आप उन पर 100% कायम नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं। डेटा हमारे अनुमान के मुताबिक नहीं आता। उदाहरण के लिए यह थोड़ा है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि डेटा सामान्य वितरण में होगा। अंत में आपको गैरसामान्य वितरण मिलता है। आपको विश्लेषण का एक अलग सेट लागू करना पड़ता है। तो अगर अभी तक इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो परेशान मत होइए। महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि यह मेथडोलॉजी कुछ हद तक अस्थायी होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा उलझिए मत और यह मत सोचिए कि एक बार लिख देने के बाद आप उसमें पूरी तरह बंध गए हैं। तो जब आप अपने रिसर्च डिज़ाइन के कैसे की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए देखते हैं कि वे चीज़ें क्या हैं। सबसे पहली चीज़ जिस पर आपको ध्यान देना है वह है आपकी रिसर्च फिलॉसफी। दूसरे शब्दों में, क्या आप एक इंटरप्रेटिविस्ट दृष्टिकोण अपना रहे हैं या आप एक अनुभवजन्य एम्पिरिकल दृष्टिकोण अपना रहे हैं आदि। आपको यह शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना चाहिए। दूसरी चीज जिस पर आपको ध्यान देना है वह है आपकी मेथोडोलॉजिकल अप्रोच। दूसरे शब्दों में, क्या यह एक गुणात्मक क्वालिटेटिव अध्ययन है, क्या यह एक मात्रात्मक क्वांटिटेटिव अध्ययन है, या शायद मिक्स्ड मेथड का इस्तेमाल हो जिसमें दोनों का इस्तेमाल हो। आपका सैंपलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में, आपका सैंपल कौन होगा, आप डेटा किससे इकट्ठा करेंगे, क्या है, आप कितने लोगों से बात करेंगे, वे किस सैंपल का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी सामान्यीकरण जनरलाइजेबिलिटी के संदर्भ में आदि। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप कौन सा डेटा इकट्ठा करने की योजना बना रहे हैं। किस बारे में डेटा, आप वह डेटा किस रूप में इकट्ठा करने वाले हैं, आप उसे इकट्ठा करने की क्या योजना बना रहे हैं। क्या आप सर्वेक्षण या इंटरव्यू, क्या आप फोकस ग्रुप्स आयोजित करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, आप उसे विश्लेषित करने की क्या योजना बना रहे हैं। अगर आप मात्रात्मक दृष्टिकोण अपना रहे हैं तो क्या आप रिग्रेशन एनालिसिस का उपयोग करेंगे, क्या आप स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का उपयोग करेंगे या गुणात्मक वातावरण में थीमेटिक एनालिसिस या क्यूडीए का। ये सभी संभावित डिज़ाइन विकल्प हैं जिन्हें आपको चुनना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ यह न बताएं कि आप क्या करने वाले हैं, यानी कि आप इन सभी वेरिएबल्स के लिए क्या चुनेंगे, बल्कि यह भी बताएं कि आपने वह क्यों चुना है। दूसरे शब्दों में, आपकी वजह या तर्क क्या है। आपको अपने पूरे प्रस्ताव में हर चीज़ का औचित्य बताना होगा। आपको यह समझाना होगा कि आपने यह रास्ता क्यों चुना है और वह रास्ता क्यों नहीं चुना। याद रखिए कि आपका शोध प्रबंध या थीसिस आपके शोध कौशल का मूल्यांकन कर रहा है। यह देख रहा है कि क्या आप कठोर शोध कर सकते हैं या नहीं।
इसलिए जब आप प्रस्तावित कर रहे होते हैं कि आप एक्स को कवर करेंगे और इस तरीके से करेंगे, तो वे यह देखना चाहते हैं कि आप समझते हैं कि आप समझते हैं कि ये विकल्प उपयुक्त क्यों हैं। अब ईमानदारी से कहें तो आपके शोध के स्तर के अनुसार आपके शोध डिज़ाइन के विकल्प आपकी कार्यप्रणाली के विकल्प व्यावहारिक मुद्दों के कारण अधिक सीमित हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आपके पास किस तक पहुंच है, आपके पास कौन सा डेटा उपलब्ध है, यह सब आपके पास किस चीज़ की पहुंच है, इसके मुकाबले कार्यप्रणाली शोध डिज़ाइन सिद्धांत से अलग है। लेकिन फिर भी चाहे आपकी सीमाएं जो भी हों या आपने जो भी रास्ता चुना है उसके पीछे जो भी कारण हो, यह सुनिश्चित करें कि आप केवल यह नहीं स्पष्ट करते कि आप क्या और कैसे, बल्कि यह भी स्पष्ट करें कि आप ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। यह उचित है कि अगर आप अपनी कार्यप्रणाली या शोध डिज़ाइन को लेकर निश्चित नहीं हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो आपसे अधिक जानता हो और उस क्षेत्र में विशेषज्ञ हो। वह व्यक्ति आपके विश्वविद्यालय में कोई हो सकता है या कोई ऐसा जिसे आप निजी तौर पर जानते हों। आप निश्चित रूप से हम में से किसी एक से यहाँ ग्रेड कोच पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति से सलाह लें जो निश्चित हो, जो उस कार्यप्रणाली को अच्छी तरह समझता हो जिसे आप अपनाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ कोई गलती करते हैं तो वह बहुत जल्दी पकड़ ली जाएगी और सबसे अच्छा मामला यह होगा कि वे आपके शोध को मंजूरी दें और आपको सिर्फ यह फीडबैक दें कि आपको एक्स वाई और जेड बदलने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे खराब स्थिति में, अगर आपको यहाँ वास्तव में समझ नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा प्रस्तावित कर दें जो आपके कौशल के अनुसार वास्तव में संभव न हो। आप ऐसा कुछ करने का वादा कर सकते हैं जो आपकी मूल अपेक्षा से कहीं बड़ा हो या फिर जो आपके पास उपलब्ध डेटा के साथ संभव ही न हो। तो आप आगे चलकर कुछ गंभीर समस्याएं खड़ी कर सकते हैं जब एक बार आपको स्वीकृति मिल चुकी हो और आपको खुद भी उन समस्याओं का पता न हो। तो मेरी सलाह है कि अपनी कार्यप्रणाली वाले हिस्से में या शोध डिज़ाइन वाले हिस्से में जो भी लिख रहे हैं, यह सुनिश्चित करें कि आप पूरी तरह समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ बड़े बड़े शब्दों और तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल न करें जिन्हें आप पूरी तरह समझते नहीं हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जिसे सच में पता हो कि वह क्या कर रहा है, और इससे आपको आगे चलकर बहुत सारी परेशानियों से बचाव होगा। बिल्कुल, आप यहाँ ग्रेड कोच में हमारे किसी भी रिसर्च विशेषज्ञ से मुफ्त परामर्श ले सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे उसका लिंक शामिल कर दूंगा। ठीक है, अब अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। एक सफल शोध प्रबंध या थीसिस रिसर्च प्रपोजल का पांचवा महत्वपूर्ण हिस्सा है संदर्भ सूची। अब यह बात शायद कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक अकादमिक दस्तावेज होने के नाते आपको अपने रिसर्च प्रपोजल के अंत में 100% सटीक संदर्भ सूची ज़रूर देनी चाहिए। आप असाइनमेंट्स या कोर्स वर्क में थोड़ी बहुत लापरवाह रेफरेंसिंग के साथ काम चला सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, थीसिस या शोध प्रबंध में और खासकर प्रपोजल में वे आपसे शोध कौशल दिखाने की उम्मीद करते हैं। और अकादमिक माहौल में शोध कौशलों में से एक है तकनीकी रूप से सही रेफरेंसिंग। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी स्कूल की रेफरेंसिंग आवश्यकताओं को पूरी तरह समझते हैं, जैसे कि हार्वर्ड या एपीए फॉर्मेट, जो भी विशेष फॉर्मेट वे मांगते हैं। और फिर किसी न किसी रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, चाहे वह मेंडेले हो, ज़ोटेरो हो, एंडनोट हो, रेफवर्क्स हो, जो भी हो, किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें ताकि यह काम सही तरीके से हो सके। बिल्कुल भी रेफरेंसिंग को मैन्युअल तरीके से करने की कोशिश न करें। शायद यह सुनने में बहुत सामान्य लगे, लेकिन आप हैरान होंगे कि मैंने कुछ शोध प्रबंधों और थीसिस में क्या-क्या देखा है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपकी रेफरेंसिंग 100% सही हो। किसी न किसी रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। हमने मेंडेले और ज़ोटेरो दोनों पर कैसे करें वीडियो बनाए हैं। मैं खुद मेंडेले का काफ़ी बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं इन दोनों के लिंक इस वीडियो के नीचे शामिल कर दूंगा। एक बात जो रेफरेंस सेक्शन के बारे में ध्यान देने योग्य है,
वह यह है कि आपको इस गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि आपके रेफरेंस और रेफरेंसिंग केवल लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में ही होते हैं। आपकी रेफरेंसिंग लगभग उन सभी सेक्शनों में होनी चाहिए जिन पर हमने चर्चा की है। तो अपनी भूमिका में आप संदर्भ के बारे में बात करेंगे, आप अपने शोध की सैद्धांतिक आवश्यकता के बारे में बात करेंगे। सुनिश्चित करें कि वहाँ आपके पास ढेर सारे रेफरेंस हों। अपने मेथडोलॉजिकल सेक्शन में आप इस बारे में बात करेंगे कि आपने मेथड्स के लिहाज से क्या करने का फैसला किया है, रिसर्च डिज़ाइन के लिहाज से क्या करने का फैसला किया है। फिर से इन फैसलों को किसी न किसी तरह के औचित्य के साथ समर्थन देना ज़रूरी है, और ये औचित्य किसी थ्योरी पर आधारित होने चाहिए, इसलिए आपके पास रेफरेंस और साइटेशन होने चाहिए। तो यह सुनिश्चित करें कि आपके पास लगातार साइटेशन का प्रवाह हो और इस तरह आपके रिसर्च प्रपोजल में एक मजबूत रेफरेंस लिस्ट हो। इन चीज़ों को केवल लिटरेचर रिव्यू सेक्शन तक ही सीमित न रखें। ठीक है, तो यह थी रेफरेंसिंग की बात। अब चलते हैं आखिरी सामग्री की ओर, और वह है सामग्री नंबर 6। सामग्री नंबर 6 है व्यावहारिकताएं। अब व्यावहारिकताएं कई अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। यह स्कूल से स्कूल, विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय तक अलग अलग हो सकता है। व्यावहारिकताओं में मैं कुछ अलग अलग चीज़ों को सामग्री नंबर 6 में शामिल कर रहा हूँ। मूल रूप से हम उन सभी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो आपके शोध परियोजना के व्यावहारिक हिस्सों, क्रियान्वयन और उसे सफलतापूर्वक पूरा करने से जुड़ी हैं। यहाँ आप जिन चीज़ों को देख सकते हैं उनमें से एक उदाहरण है एक प्रोजेक्ट प्लान। तो यह कुछ ऐसा हो सकता है जैसे एक गैंट चार्ट या किसी प्रकार की प्रोजेक्ट योजना, चाहे वह सिर्फ एक्सेल में हो या किसी भी प्रोजेक्ट प्लानिंग सॉफ्टवेयर में। एक स्पष्ट रूपरेखा कि आप अपने शोध के विभिन्न चरणों में क्या करने वाले हैं। आप एक्स पर कितना समय खर्च करने वाले हैं, आप वाई पर कितना समय देने वाले हैं, आपने कौन से बफर शामिल किए हैं, क्या आपने अपने पर्यवेक्षक या सलाहकार से संवाद के लिए समय रखा है। मूल रूप से यह दिखाना कि आपने इस बात पर विचार किया है कि आप इसे कैसे पूरा करेंगे और आपकी योजना व्यावहारिक, तर्कसंगत और उपलब्ध समय में पूरी की जा सकने वाली है। तो एक परियोजना योजना ऐसी चीज़ है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। एक और घटक है संसाधन योजना या बजट। अब हर शोध कार्य के लिए ज़रूरी नहीं कि अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो, लेकिन कुछ शोध कार्यों के लिए बजट या किसी प्रकार के वित्तीय संसाधनों की ज़रूरत पड़ सकती है, और कुछ को भौतिक संसाधनों की भी आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि लैब उपकरण या आपको फोकस ग्रुप्स आदि के लिए कमरों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ फिर से आपको यह दिखाना है कि आपने इस बात पर विचार किया है कि अपने शोध को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आप उसे कैसे प्राप्त करेंगे, और अगर आप वह नहीं पा सके तो आप क्या करेंगे, आपकी बैकअप योजनाएं क्या हैं। एक और चीज़ जिस पर आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए या जिसकी आपसे अपेक्षा की जा सकती है वह है जोखिम प्रबंधन। तो जैसा कि मैंने अभी अभी उल्लेख किया, आपको संसाधनों की आवश्यकता होगी, आपको बजट संबंधी आवश्यकताएं होंगी, संभवतः आपके पास एक परियोजना योजना होगी जिस पर आप काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें आदर्श स्थितियां हैं। ये सब तब है जब सब कुछ सही चलता है, लेकिन असल दुनिया में ऐसा नहीं होता। तो आप चाहेंगे कि आप एक जोखिम प्रबंधन योजना या कम से कम एक जोखिम रजिस्टर प्रस्तुत करें, ताकि यह दिखा सकें कि आप संभावित जोखिमों के बारे में जानते हैं, वे संभावित चीजें जो विफल हो सकती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी योजनाएं क्या हैं अगर वे सच में विफल हो जाए। अगर आपके मामले में संभावित जोखिमों के लिए आपकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं। तो इस बारे में थोड़ा सोचें कि चीज़ें योजना के अनुसार न भी चलें तो आप उन परिस्थितियों में क्या करेंगे। एक आखिरी चीज़ जो ज़रूरी हो सकती है वह है नैतिकता के पालन पर कोई चर्चा। तो विश्वविद्यालयों के पास हमेशा नैतिक मानक या नैतिक अनुपालन की आवश्यकताएं होती हैं, खासकर उस शोध के लिए जो उनके नाम के तहत किया जाता है।
और इसलिए आपको यह बताना चाहिए कि आपका शोध उन नैतिक दिशानिर्देशों या आवश्यकताओं का पालन कैसे करेगा। और अगर कोई संभावित समस्याएं हैं, तो आप उनसे कैसे निपटेंगे और किसी भी विशेष आवश्यकता के लिए स्वीकृति कैसे प्राप्त करेंगे, यह भी बताएं। तो सुनिश्चित करें कि आप अपने शोध की व्यावहारिकताओं के संदर्भ में इन संभावित पहलुओं को कवर करें। तो ये हैं एक सफल डिसर्टेशन या थीसिस प्रस्ताव लिखने के 6 आवश्यक तत्व। समाप्त करने से पहले मैं 3 अतिरिक्त सुझावों पर बात करना चाहता हूं जो आपके प्रस्ताव लिखते समय ध्यान में रखना उपयोगी हैं। पहली बात जो मैं कहूँगा वह यह है कि सुनिश्चित करें कि आपने हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह से विचार किया है। दूसरे शब्दों में, सुनिश्चित करें कि आपने शोध, साहित्य समीक्षा, यह समझने का होमवर्क किया है कि वर्तमान में शोध की स्थिति क्या है, चीज़ें कहाँ तक पहुँची हैं और इस शोध की आवश्यकता क्या है। सुनिश्चित करें कि आपने सच में अपना समय लगाया है और आपके पास यह बहुत ही स्पष्ट तर्क है कि आपका शोध क्यों आवश्यक है। अगर आपने साहित्य समीक्षा के चरण में अपना समय नहीं लगाया है, अगर आपने खुद को साहित्य से परिचित नहीं कराया है, तो यह बहुत ही आसान है कि कोई पर्यवेक्षक या सलाहकार जो इस क्षेत्र को जानता है आपको तुरंत पकड़ लेगा और कहेगा, अरे लेकिन फलां ने तो यह पहले ही कवर कर लिया है, या आपका तर्क अमान्य है क्योंकि यह पहले ही वहाँ चर्चा हो चुकी है। इसलिए आपको साहित्य के संदर्भ में अपनी जानकारी अच्छी तरह होनी चाहिए। अगर आप किसी विषय को कवर कर रहे हैं, तो आप उस विषय को अच्छी तरह समझते हैं, इससे पहले कि आप यह दावा करें कि साहित्य में कहाँ-कहाँ अंतराल हैं और आपका शोध क्यों ज़रूरी है। यही बात आपके शोध पद्धति, आपके शोध डिज़ाइन पर भी लागू होती है। मैंने इस पर पहले भी बात की थी। यह सुनिश्चित करें कि आप उस पद्धति को समझते हैं जिसे आप इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। आधा अधूरा विचार या अधूरी समझ लेकर कोई पद्धतिगत योजना या शोध डिज़ाइन बनाने की कोशिश न करें। अपनी जानकारी पक्की रखें। दूसरी सलाह है, जल्दबाजी न करें। यह सुनने में तो बहुत सामान्य लगता है, लेकिन इसे कहना ज़रूरी है। शोध प्रस्तावों को आमतौर पर स्वीकृति मिलने में कुछ समय लगता है, और यह कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक और अक्सर 1 महीने तक भी लग सकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय को इसे उपयुक्त पर्यवेक्षक को सौंपना होता है, वगैरह वगैरह। तो शोध को स्वीकृति दिलाने में काफ़ी समय लग सकता है, और अक्सर छात्र इस प्रक्रिया में जल्दबाजी कर देते हैं और फिर, जैसा कि मैंने पहले कहा, उन्हें अपनी जानकारी भी पूरी तरह नहीं होती। नतीजतन वे कुछ अधूरा सा जमा कर देते हैं, फिर 1 महीना इंतज़ार करते हैं और आखिर में जवाब मिलता है, नहीं। जो कि एक तो आत्मा को तोड़ देने वाला होता है, और दूसरा यह आपके शोध प्रबंध की समाप्ति में गंभीर देरी कर सकता है, और इससे आपके पास असल में शोध पूरा करने के लिए बहुत कम समय बचता है। जाहिर है हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां डेडलाइन होती हैं और पालन करना पड़ता है। जल्दबाजी मत कीजिए। समय निकालकर सच में साहित्य की स्थिति को समझें और यह भी अच्छी तरह समझें कि आप क्या प्रस्तावित कर रहे हैं। अक्सर छात्र बिना साहित्य समीक्षा किए ही अपने शोध विषय को लेकर पहले से बनी हुई धारणा के साथ आते हैं, और फिर वे इसमें जल्दबाजी करते हैं, बस उन साहित्यिक हिस्सों को चुन लेते हैं जो उनके तर्क का समर्थन करते हैं। वे जल्दबाजी में होते हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही एक विचार होता है जिससे वे बहुत जुड़े होते हैं, और वे बस चाहते हैं कि उनका शोध प्रस्ताव जल्दी से जल्दी स्वीकृत हो जाए, और फिर जाहिर है वह सब कुछ विफल हो जाता है। इसलिए जल्दबाजी न करें। समय निकालकर साहित्य को समझें। समय निकालकर उस शोध डिज़ाइन को समझें जिसे आप करने जा रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो इसे आपके लिए पुष्टि कर सके, और इस प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें। समय और मेहनत लगाएं और पहली बार में ही स्वीकृति पाने का लक्ष्य रखें, बजाय इसके कि अधूरी तैयारी के साथ कुछ आगे बढ़ाएं और फिर उस पर आपत्ति आए, और फिर बार बार आगे पीछे करना पड़े जब तक कि आखिरकार स्वीकृति न मिल जाए,
और तब तक आपके पास अपनी थीसिस या शोध प्रबंध करने के लिए बहुत कम समय बचता है। आखिरी सलाह यह है कि आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी आप जमा करें वह पूरी तरह से तराशा हुआ और बेहतरीन हो। तो मेरा मतलब अच्छी तरह से तराशा हुआ से यह है कि अब तक जो भी मैंने बताया है उसके अलावा यह सुनिश्चित करें कि आपका पूरा प्रोजेक्ट अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया हो, वह साफ सुथरा और अंग्रेज़ी भाषा, व्याकरण, तर्क की स्पष्टता आदि के मामले में सटीक हो। मैं सच में आपको सलाह दूंगा कि आप किसी न किसी तरह की एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग में निवेश करें या कम से कम किसी दोस्त से ही अपना काम प्रूफ रीड करवा लें। लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप ऐसा कुछ जमा नहीं कर रहे हैं जिसमें टाइपो, व्याकरण की गलतियां या कमज़ोर अंग्रेज़ी हो, क्योंकि किसी भी परीक्षक के लिए इससे ज़्यादा निराशाजनक कुछ नहीं होता कि उसे ऐसा दस्तावेज़ पढ़ना पड़े जिसमें ये गलतियां भरी हों। क्योंकि इससे यही संदेश जाता है कि छात्र ने सच में समय और मेहनत नहीं लगाई है, और इसलिए आप समझ सकते हैं यह संकेत देता है कि उसने रिसर्च प्रपोजल को या रिसर्च समस्या को, साहित्य को वगैरह वगैरह को समझने में कितना समय और प्रयास लगाया है। तो लापरवाह प्रस्तुति आपके द्वारा किए गए बाकी सभी कामों की विश्वसनीयता और वैधता पर सवाल खड़े कर देती है। तो मेरी आखिरी सलाह है, यह सुनिश्चित करें कि आपका दस्तावेज पूरी तरह से तराशा हुआ हो। आप चाहें तो अगर आपके पास संसाधन है तो आप किसी को संपादन और प्रूफ रीडिंग के लिए रख सकते हैं और उन्हें इसके लिए भुगतान कर सकते हैं, या फिर आप किसी दोस्त से यह एहसान भी ले सकते हैं। आमतौर पर किसी दूसरे की नज़रें वे गलतियां पकड़ लेती हैं जो आपने नहीं देखी। तो हो सकता है आपका दस्तावेज पूरी तरह परफेक्ट ना हो, लेकिन निश्चित रूप से उसमें सुधार ज़रूर होगा। और लीजिए, ये रहे 6 बिल्कुल सीधे साधे कदमों में या कम से कम 6 ज़रूरी चीज़ों के साथ डिसर्टेशन या थीसिस प्रपोजल लिखने का तरीका। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, यह ज़रूर समझ लें कि रिसर्च प्रपोजल का मकसद क्या है। यह सुनिश्चित करें कि आप सामने वाले को किस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, यह आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। अगर आप इसे हमेशा ध्यान में रखेंगे तो आप एक मजबूत रिसर्च प्रपोजल तैयार करेंगे और पहली बार में ही अप्रूवल मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना होगी। अगर आपके मन में डिसर्टेशन रिसर्च प्रपोजल लिखने सवाल है, आप हमें hallo8grad.coach पर ईमेल कर सकते हैं। मैं यह ईमेल पता इस वीडियो में या इस वीडियो के नीचे शामिल कर दूंगा। आप हमारे किसी भी पीएचडी योग्य रिसर्च स्पेशलिस्ट से मुफ्त कंसल्टेशन बुक करने के लिए भी स्वागत हैं, और आप उनसे अपने रिसर्च टॉपिक, अपने रिसर्च सवालों आदि के बारे में बात कर सकते हैं। उम्मीद है कि वे आपको वहां कुछ मार्गदर्शन मुफ्त में बिना किसी बाध्यता के दे पाएंगे। आखिर में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमें थम्स अप दें, नीचे कमेंट करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी डिसर्टेशन थीसिस से जुड़ा कंटेंट मिल सके। हम आगे भी रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखें, लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखें, इन सब टॉपिक्स पर अतिरिक्त वीडियो बनाएंगे, जो उम्मीद है कि आपको अपनी रिसर्च लिखने और एक बेहतरीन काम करने में मदद करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। यह ग्रैड कोच है अब विदा लेता है।